हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने रिवीजन टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसके वीडियोस आप इसी चैनल पे ढूंढ सकते हैं। कहाँ मिलेगा आपको? रिवीजन सीरीज का प्लेलिस्ट चेक कर लेना बच्चों, रिवीजन टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के लिए। तो चलते हैं, टेस्ट नंबर 2 भी स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर, यानी कंप्लीट जो वेटेज होता है उसके अकॉर्डेंस में ही ये पेपर बनाया गया है। दूसरी बात, ये जो पेपर मैंने बनाया है ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने बनाया है। अच्छा, और ये पेपर मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, यानी जो सिलेबस में पोर्शन डिलीट हो गए हैं वो मैंने इस पेपर में इंक्लूड नहीं किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, यहां पर ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इफ यू वांट यू कैन रीड देम। तो बच्चों, सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर हमें टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ते हैं। यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज इवेल्युएट साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। सबसे पहली बात मुझे आप ये बताइए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को 5 लिख सकते हैं या नहीं? एट द सेम टाइम क्या इसे 5 लिख सकते हो आप? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 को 5 लिख सकते हो? जरा सोचो, सोच लो। चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है ना बच्चों, इसका रेंज यानी इसका जो आउटपुट यानी जो आंसर आता है वो इस इंटरवल में होता है बच्चों, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अगर यहां पर पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख दी जाए यानी 3.14, तो ये इंटरवल क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? जरा सोचना आप लोग, है ना? बिल्कुल सही है, पाई की जगह 3.14 रख दो, ठीक है ना? π/2 की वैल्यू आपको यही मिलेगी। कहने का मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर होता है ना वो इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को 5 लिखूंगा तो 5 इस इंटरवल से होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है? तो अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये रेंज के अंदर आ जाए। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 को अगर आप देखेंगे तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो ये होता है 0 से 3.14, अप्रोक्सीमेटली क्लोज इंटरवल है, पाई की वैल्यू 3.14। तो ये जो नंबर 5 है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 को अगर हम 5 लिखेंगे तो वो इस इंटरवल में नहीं है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग यहां पर इन्हें इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये रेंज में आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रेंज में आ जाए। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि साइन 5 यानी साइन थीटा को अगर मैं ऐसे लिखूंगा साइन 2π माइनस थीटा, क्या ये इक्वालिटी होल्ड करेगी? सोचो, बिल्कुल नहीं। यहां माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि साइन 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर मैं पहले से एक नेगेटिव लगा के रखूंगा तब ना LHS के साइन 5 के इक्वल होगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू, ठीक है बच्चों? तो अब इसके बाद एक बात और सोचो, ये 2π माइनस 5 जो मैंने लिखा है, तो 2π माइनस 5 जरा सॉल्व करना, क्या आएगा? दिस विल बी 6.28 माइनस 5। बताना क्या आएगा बच्चों? दिस विल बी 1.28, ठीक है? अब ये जो नंबर है ना बच्चों, बेसिकली क्या ये -1.57, 1.57 इस इंटरवल में है या नहीं? सोचो, है ना इस इंटरवल में? बात समझ रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, ध्यान से देखना आप लोग, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को आई विल बी राइटिंग साइन इनवर्स ऑफ, देखो ऐसे ब्रैकेट के अंदर, देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था साइन 5 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2π माइनस 5, विच फर्दर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज साइन 5 माइनस 2π। आर यू गेटिंग मी? बात समझ आ रही है, ठीक है ना? चलिए, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये भी यूज कर लिया है मैंने। सिमिलरली अगर हम कॉस इनवर्स वाले को देखेंगे तो दिस कैन बी रिटर्न एज कॉस 2π माइनस 5। इसमें तो ऐसी कोई हमें चेंज नहीं करने पड़ेंगे, मतलब नेगेटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो अब ये जो 5 माइनस 2π है ना बच्चों, या फिर ये 2π माइनस 5, ये बेसिकली साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के अकॉर्डिंगली
प्रिंसिपल ब्रांच के रेंज से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो हम इसे बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 5 माइनस 2 पाई और इस वाले का आएगा 2 पाई माइनस 5। अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं सब कुछ कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर 0 आ जाएगा। बात समझ आई आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। ठीक है बच्चों, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स 4। ये एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखिए इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 2/2। ठीक है, और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 2/3। 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसका रिजल्टेंट वाला जो मैट्रिक्स आएगा ना बच्चों, उसका ऑर्डर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए इन दोनों को सर्कल करो, यानी इनको छोड़ दो। क्या बचा? तो ये बचा यहां पर 2 और यहां पर ये 3। तो बस ये आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। ध्यान से 2 into 3 नहीं बोलते हैं, 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो कि इन दोनों मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होगा, उसका ऑर्डर 2/3 होगा। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एक्स विद x एक्सिस एंड x इक्वल टू 1। आपको डिटर्मिनेंट्स यूज करना है। तो मैं यहां पर ना एक्सिस प्लॉट कर देता हूं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स वाई लाइन जो होती है बच्चों, वो तो ओरिजिन से पास करेगी ऐसे। ठीक है ना? तो अच्छा, इसके बाद आपको दूसरा लाइन बनाना है x इक्वल टू 1 वाला। तो x इक्वल टू 1 वाला ये लाइन हो जाएगा और इसमें एक लाइन आपका x एक्सिस भी कंसीडर करना होगा। तो इस तरीके से अगर मैं इस ट्राइंगल को नेम कर दूं तो बच्चों हमें ट्राइंगल ऐसे मिल जाएगा OAB। ठीक है ना? अब यहां पर वर्टेक्स A क्या है? तो वो आपका 1,1, क्योंकि x की वैल्यू 1, y इक्वल टू x में डालोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। यहां से x इक्वल टू 1 हम डालेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि वर्टेक्स B क्या है, तो दैट इज 1,0 एंड ओरिजिन तो आपको पता ही है क्या होगा, 0,0। तो इस तरीके से आपका जो ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स आपको मिल गए हैं। हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम हमारे लिए OAB हो गया है। सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2। मैग्नीट्यूड यानी हमें नेगेटिव या पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। वैसे भी एरिया नेगेटिव क्वांटिटी हो ही नहीं सकता, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो फॉर्मूला आपको याद है बच्चों, 1/2 जो आपके वर्टाइसिस गिवन है उनके कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करो। तो जैसे वर्टेक्स A के लिख लिए मैंने, वर्टेक्स B के लिए लिख लिए मैंने और वर्टेक्स O यानी ओरिजिन के लिए लिख लिए मैंने। ठीक है ना? ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए हैं। और जो थर्ड कॉलम है उसमें आप बस ये 1 1 1 ऐसे इंट्रोड्यूस कर दो। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे और इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसे एक्सपेंड कर दो। जैसे आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 1 into 0 - 0 यानी 0, फिर -1 इंटू 1 - 0 यानी ये आपका 1 ही रह जाएगा। फिर आपका +1 इंटू 0 - 0 यानी 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या आ रहा है बताओ? सो इट इज कमिंग एज 1/2। और क्योंकि एरिया है बच्चों, सो एरिया को हम किस में डिक्लेयर करेंगे? वी विल डिक्लेयर द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हाफ स्क्वायर यूनिट्स। अच्छी बात है। तो यानी ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलें। ओके, देखिए अब क्वेश्चन 4 में एक्चुअली आपसे ना एंटी डेरिवेटिव पूछा हुआ है। एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो यहां पर बेसिकली एक फॉर्मूला मैं आपके लिए रेफर कर देता हूं। देखिए e⁻x, ठीक है, e⁻x और यहां पर अगर आपका कोई फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट e⁻x इंटू फंक्शन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहां पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहता हूं तो यहां पर ब्रैकेट में देखो, fx की जगह 10x, f' की जगह secant स्क्वायर x। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो e⁻x इंटू फंक्शन यानी 10x प्लस c 1 मार्कर है, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो बस ये इस क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हो गया बच्चों। चलें आगे अब, ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ आइए।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन 5 में आपको मैट्रिक्स ए और बी, दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस गिवन है, इनका ऑर्डर 3 है, ध्यान से, ठीक है, ऑर्डर 3 आपको गिवन है बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 2 दिया हुआ है, और ये ए इंटू बी का होल इनवर्स, ठीक है ना, ए बी का होल इनवर्स पूरे का डिटर्मिनेंट -1/6 है। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी निकालना है। तो कैसे किया जाएगा? जो भी डाटा गिवन है वहां से हम कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखना। ये वाला जो कंडीशन है ना, इसको देखना बच्चों, इसे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, समझे, ए बी होल इनवर्स को हम लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने। तो जब इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया तो बच्चों वी हैव जस्ट रिटन ए बी होल इनवर्स एज बी इनवर्स ए इनवर्स, और डिटर्मिनेंट तो लगा ही हुआ है। नाउ दैट इज इक्वल टू -1/6 बच्चों, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, अब यहां पर अगेन एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जिसके इस्तेमाल से इसको हम लोग एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं, समझे आप लोग, ठीक है। अच्छा, मोर ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्योंकि 2 गिवन है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या आएगा आपका, तो ये बेसिकली 1/2 आएगा। नाउ दिस इज सेम एज ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, समझे आप लोग, ठीक है। तो यहां से बेसिकली आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1/6, सो इट इज गोइंग टू गिव यू -1/3, ठीक है। नाउ आपको निकालना था डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज बेसिकली 1/b इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहां से आपको क्या आंसर मिलेगा बच्चों? तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा -3। एक बार चेक करिए आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज मैंने यहां यूज की हैं मैं साइड बाय साइड आपको बताता गया हूं, ठीक है। आई थिंक यहां पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नहीं बताई, चलो बता देता हूं। अगर P इंटू क्यू ऐसे, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो P का अलग निकालो और Q का अलग निकालो। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ बच्चों क्वेश्चन 5 का। इसका अल्टरनेटिव भी गिवन है, अल्टरनेटिव को भी देख लेते हैं जरा क्या है यहां पे। देखिए, एक मैट्रिक्स M है, एक मैट्रिक्स B है, आपको M इंटू बी के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अभी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई उसका यूज करके इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B आराम से लिख सकते हैं। यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ M आ जाएगा बड़े आराम से, क्या आ जाएगा, -1 -6 दैट इज -7, समझे आप लोग, है ना। ये 1 और ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, समझे आप लोग, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं मॉड ऑफ बी निकाल लो तो ये आएगा 1 एंड माइनस ऑफ -3 यानी 1 + 3 यानी 4। तो यहां पर आप इनकी वैल्यू को पुट कर दो, -7 इंटू 4 यानी आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? आपका आंसर आ गया -28। क्लियर है बच्चों? चले अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से बेसिकली आपके ना MCQ स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपको मार्क करना है, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आपको ये वाला जो फंक्शन है ना, इसे डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन x² के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे? देखो, बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं, इनोवेटिव तरीका। सबसे पहले इसको ना y मान लो बच्चों, और ये जो x² है ना इसको z मान लो। तो बेसिकली अब आप ध्यान से देखें तो y आपका बन जाएगा sin² ऑफ z, और आपको y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dz, आप चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा लो, तो 2 sin z इंटू कॉस z, ठीक है। ये बेसिकली sin 2z आएगा, और z क्या था? z क्या था? यहां देखो, ये देखो, आपने z क्या माना था? x² को z माना था, तो वही लिख दो फिर से। तो sin 2x², कौन सा ऑप्शन है बच्चों यहां पर? देख लो ध्यान से, विच ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। बात समझ आई बच्चों आप लोगों को? आसान तरीका है ना। एक तरीका और भी कर सकते हैं आप लोग। मैंने y और z जो माना हुआ है ना, तो पहले आप dy/dx निकालो, फिर dz/dx निकालो, फिर dy/dz को आप ऐसे लिख दो, dy/dz, ये तो आपको निकालना है, इसे आप ऐसे लिख लो, dy/dx इंटू dx/dz। यानी जब पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ना, उस तरीके से कर लो, थोड़ा लंबा हो जाएगा,
आपकी मर्जी है, जैसे करना है वैसे कर लो। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक अल्टरनेटिव भी गिवन है, उसको कर लेते हैं बच्चों। तो क्या है इसमें, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। फंक्शन आपको दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। और डेरिवेटिव कब निकालना है, जब x ग्रेटर देन 3 है। तो जब x ग्रेटर देन 3 है ना बच्चों, तो ये जो फंक्शन fx है ना, ये आपका बन जाएगा x माइनस 3। कैसे पता चला, देखो मॉड के अंदर x माइनस 3 है, ठीक है ना। अच्छा, x ग्रेटर देन 3 अगर बोल रहा है तो 3 से जस्ट बड़ा कोई सा भी नंबर सोच लो आप, आपका मन करे x की जगह 3.1 सोच लो, 3.5 सोच लो, कुछ भी, ठीक है ना। उस नंबर को, जैसे मैंने 3.1 सोचा है, इस नंबर को इसके अंदर डालो। अंदर डालोगे तो 3.1 माइनस 3 क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा उसका साइन बताओ। नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा ना। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। बस मॉड को हटा के ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 बोला हुआ था। तो ये आपका fx आ गया। अब इसका जैसे आपको डेरिवेटिव करना है तो f डैश x क्या आ जाएगा आपका, तो x का 1 और माइनस 3 का तो माइनस 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव इसका 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा यहां पर, जिसमें 1 लिखा हुआ है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलो क्वेश्चन 7 देख लेते हैं क्या है। हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। लार्जेस्ट यानी ये जो भी एक्सप्रेशन गिवन है इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, हमें ये पता करना है। चलिए जरा सिंप्लीफाई तो कर लें पहले इसको। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, आपको इंटरवल भी देखना होगा, ठीक है, देखेंगे इसको। लेकिन पहले इसको देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। वी कैन राइट इट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। बेसिकली क्या यूज किया मैंने, बताओ कौन सा कंडीशन यूज किया है मैंने, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। सो इट इज नाउ π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। हमें कंडीशन गिवन था कि x की वैल्यू इस इंटरवल से कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहां पर अगर पूरे में बच्चों मैं tan इनवर्स अप्लाई कर दूंगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, और ये आपका tan इनवर्स ऑफ 1 यानी π/4 हो जाएगा बच्चों। पूरे में से अगर आप माइनस π/4 करेंगे तो ये माइनस π/4, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस π/4, और ये आपका π/4 माइनस π/4 यानी 0 आएगा। अब इस पूरे में आप -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। ये बनेगा π/4 माइनस tan इनवर्स x, और ये आपका π/4, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मिलेगा। अब ये जो मिडिल में है आपका π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, यही आपने सिंप्लीफाई करके यहां पर निकाला था, जो कि आपके फंक्शन fx का वैल्यू था। आप यहां देखिए, तो मतलब fx का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर π/4 तक जाएगा, यानी π/4 के इक्वल या उससे छोटा रहेगा, 0 से बड़ा या उसके इक्वल रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो हमने अभी यहां पर ऑब्टेन किया है, इसके अकॉर्डिंग fx का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, तो वो π/4 होगा बच्चों, ठीक है ना। और मिनिमम क्या होगा, वो 0 होगा अगर वो पूछा होता तो यानी ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है π/4, तो ऑप्शन ए यहां पर 7th क्वेश्चन का ठीक हो जाएगा बच्चों। चलें आगे अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखेंगे तो यहां पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, आपको एक फंक्शन f डैश x दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, आपको एक फंक्शन f डैश x दिया हुआ है, ये f डैश x लिखा हुआ है बच्चों, और ये फंक्शन का वैल्यू है। तो आपको फंक्शन fx निकालना है। तो अगर आप समझ रहे हैं बच्चों, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा यहां पे, यस बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट लगेगा। क्योंकि अगर डेरिवेटिव गिवन है, f डैश x गिवन है और फंक्शन निकालना है, तो वो तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से ही पता करते हैं बच्चों। तो अब बेसिकली मुझे इस फंक्शन का ना इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। लेट मी राइट इट। ये जो भी आपका है 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स का जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे आप, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dx आप दोनों तरफ लगा दो, ठीक है। तो जैसे आप ये काम करेंगे LHS में भी और RHS में भी, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यू विल गेट दिस वे cos ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है। अब यहां पर अगर आप x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 को सपोज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो आपने इसे y माना, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, या देखो बड़े ध्यान से मैं इसको ऐसे कर रहा हूं,
ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया ताकि मैं क्वेश्चन रूल से बच जाऊं। जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे सो इट इज गोइंग टू गिव यू dx अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy। सो बेसिकली आपका fx यहां से क्या बनने वाला है, cos ऑफ y dy विच इज एक्चुअली साइन ऑफ y प्लस c। अब यहां y की वैल्यू रिप्लेस करो तो y की वैल्यू क्या थी आपकी, यानी x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। तो यहां पर अपने ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ध्यान से बच्चों तो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है। लेट मी शो यू क्लियरली, ठीक है, मैं आपको अभी क्लियरली दिखाता हूं। ये देखिए ऑप्शन ए वही है ना जो हमारा आंसर आया था अभी, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन 9 में आपको दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू बी सी, ठीक है ना, एक इक्वेशन जैसा दे दिया है आपको। हेयर मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी नॉन सिंगुलर बोलने का मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ रही है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, ऑर्डर सेम है इनका, ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही है। अगर ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट आता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आता है। तो इफ द गिवन इक्वेशन इज प्री मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स ऑफ ए ऑन बोथ साइड देन द इक्वेशन बिकम्स, यानी ये a इक्वल टू बी सी इन्होंने दिया हुआ है, a इक्वल टू बी सी जो इन्होंने दिया हुआ है इसमें दोनों तरफ a इनवर्स से ना प्री मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है ये। तो a इनवर्स इंटू ए, ये तो i बन जाएगा, और a इनवर्स इंटू बी सी। तो जरा ढूंढते हैं, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी जरा देखो एक बार ध्यान से। एक्चुअली ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे ना वहां एक गड़बड़ कर दिया है, आरएचएस में ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है ऑप्शन सी में बच्चों, इसलिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ऑप्शन ए पहले ही हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ऑप्शन बी सीम्स टू बी करेक्ट ऑप्शन, यानी बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बिना सॉल्व करें मेंटली भी कर सकते हैं आप इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहां पर क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों, आपको एक सेट ए दिया हुआ है। अगर आपको ध्यान हो ऐसा क्वेश्चन पढ़ लो पूरा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके टेस्ट नंबर 1 में भी था, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई तो किया हुआ है, ऑफ कोर्स कुछ तो मॉडिफिकेशन बनता है। तो यहां पर एक रिलेशन आर आपको डिफाइंड है ऐसे, ताकि एक्स कोमा वाई अगर रिलेशन के अंदर होगा तो एक्स वाई परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर यानी ऐसा नंबर जैसे 4 है, 9 है, 16 है, समझ रहे हो, 36 है, 25 है, जिनका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो एक प्यारा सा इंटीजर आपको मिल जाएगा, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर x इंटू वाई इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द इक्विवेलेंस क्लास 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो बेसिकली वी आर विलिंग टू फाइंड 2, x बिलोंगिंग टू R where x belongs to set A such that 2x is a perfect square as per the definition of the relation, ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें अब x की वो वैल्यू निकालनी है सेट A में से ताकि 2x परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगे बच्चों, अगर x मैं 2 लूंगा तो 2x 4 बनेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। सिमिलरली x की अगली वैल्यू 8 ली जा सकती है क्योंकि 2x यानी 2 इंटू 8 यानी 16, वही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 18, ऐसे ही 32, आप चेक करके देख लेना बच्चों। 50 इंटू 2 यानी 2x, समझ रहे हो, x की जगह 50 तो 50 इंटू 2 यानी 100 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका 72, फिर आपका 98, ठीक है बच्चों। 98 इंटू 2 यानी 196, किसका होता है, 14 के लिए, ठीक है ना, 14 स्क्वायर 196 होता है। तो ये x की वैल्यूज आएंगे बच्चों। तो बस अब आपको इक्विवेलेंस क्लास लिखना था, तो 2 इज इक्वल टू, आप क्या लिख दो, ये मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या लिख दो, ये सारे नंबर यहां करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अपना ऑप्शन चेक कर लो कौन से वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है बच्चों। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन सी आपके लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है बच्चों। चलें आगे, क्लियर है ना ये, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक अल्टरनेटिव गिवन है। अब यहां पर क्या करना है, आपको एक फंक्शन fx गिवन है, ये रहा, आपको f ऑफ fx पूछा गया है। बेसिकली अगर मैं आपसे ऐसे पूछता ना f(x), ये कंपोजिट फंक्शन बन जाता, वही चीज मैंने अभी भी पूछा हुआ है कंपोजिट फंक्शन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है आपके लिए ताकि कोई डायरेक्टली ये ना कह सके कि भाई ये टॉपिक तो सिलेबस में से डिलीट हो गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि ये जो चीज यहाँ से डिलीट हुआ है चैप्टर 1 से, कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आगे फ्यूचर में तो पढ़ना ही है हमें, है ना, चैप्टर 5 में डेरिवेटिव पढ़ना है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर रखा हुआ था। लेट मी शो यू, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया था बच्चों, बेसिकली मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था। अब एक्चुअली में ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिगो वाले चैप्टर में से तो डिलीट हो गई हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन
इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के डेरिवेटिव अभी भी हमें पढ़ने हैं, तो ये चीजें आई एम श्योर कि आपके टीचर्स आपको जरूर कराएंगे चैप्टर 5 के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहां भी फ्रेम कर दिया था। चलते हैं जरा वहीं पर जहां पर हम थे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के अल्टरनेटिव की बात हो रही थी। तो ये रहा fx, आपको निकालना है f ऑफ fx, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो fx है ना, इसमें x की जगह अगर मैं आपसे कहूंगा बच्चों आप 2 डाल दो, f2 बन जाएगा। ये f2 कैसे निकलेगा, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 2 डाल दो, मतलब 3 - 2 क्यूब, समझ रहे हो, पूरे का पावर 1/3। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं करना है हमें, फिलहाल हमें करना है f ऑफ fx। ये देखिए आप लोग, समझे आप लोग। तो ये आपका क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 3 - fx, x की जगह fx पूरे का क्यूब और ये पूरे की पावर 1/3, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे क्या करना है, यहां ब्रैकेट में ध्यान से देखना, जिसपे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, fx का होल क्यूब है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है। ये रहा fx, ये रहा fx, ठीक है। इसका जैसे ही आप क्यूब करेंगे बच्चों तो यू विल बी गेटिंग, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग 3 - x क्यूब, ठीक है, ओके डन। अच्छा इसके आगे बाहर ये नेगेटिव दिख रहा है तुम्हें, बाहर ये नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव लगाओ। अच्छा यहां पर ये 3 भी है, 3 भी लिखो और पूरे की पावर 1/3 भी है। करली ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग x क्यूब जिसकी पावर 1/3 है, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x मिलेगा। बस बच्चों यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। और अगर ये आंसर है तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों, यहां पे ऑप्शन ए में x लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही है, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स में क्या है। तो यहां पर बेसिकली ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी देना है। अगर आपको सीधा ट्रू या फॉल्स लिख के नहीं भागना है ना, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो पूरा आपको रीजन देना पड़ेगा। यहां पर dy/dx दिया हुआ है, x/y आपको किसी फंक्शन के लिए, यानी y = fx कोई कर्व है उसका डेरिवेटिव आपको दे दिया। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व के लिए जब पॉइंट्स की वैल्यू ये होगी। बेसिकली डेरिवेटिव जो होता है किसी भी कर्व के लिए, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव में अगर हम पॉइंट डालते हैं ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो वो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप होता है। तो वही इसने पूछा हुआ है आपसे यहाँ पे, यानी डेरिवेटिव में आप ये पॉइंट्स डाल दो बच्चों। तो x की जगह -1 और y की जगह -2 जैसे ही डालेंगे तो ये 1/2 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया बच्चों, 1/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि स्लोप इज 2, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए बच्चों। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन 12 में आपको बेसिकली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट ओरिजिन, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले जरा एक बार डेरिवेटिव तो कर लें, क्योंकि स्लोप तो निकालना पड़ेगा मुझे। तो dy/dx y = 10x के लिए sec² x आएगा। जब डेरिवेटिव में आप 0,0 यानी पॉइंट डालोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, तो sec² 0 यानी 1। अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट करोगे तो ये -1 आता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके mn यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका -1 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आने वाला है बच्चों, ये आने वाला है x + y = 0। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को x - y = 0 बोला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन 12 भी आंसर में क्या लिखोगे आप, फॉल्स, ठीक है। चलें आगे, इसका भी एक अल्टरनेटिव है बच्चों। अब ये क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। फंक्शन fx = log x दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। अब एक्चुअली क्या होता है ना, log x का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बच्चों तो वो 1/x आएगा ना। 1/x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0,∞। अब ये चीज क्या है, ये बेसिकली डोमेन है। किसका डोमेन है ये, तो आपके फंक्शन fx का, fx यहां पर क्या था, तो log x था, यानी log x का डोमेन है ये। तो इस डोमेन के हर पॉइंट पे f' यानी 1/x पॉजिटिव ही होगा। तो अगर f' पॉजिटिव होगा तो फंक्शन f क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। और अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी यहां पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 13 में क्या है, लेट ए बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज 0। बिल्कुल सही बात है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं। याद है बच्चों आपको ये बातें? चलिए क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। क्या है इस क्वेश्चन में? मिनिमम वैल्यू ऑफ एन आपको पता करना है फॉर विच दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड। ठीक है, n इज नेचुरल नंबर। तो यहां पर बोला हुआ है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा, तो वो 5 होगा। जरा देख लेते हैं हम लोग यहां पर क्या करेंगे। अगर थ्रू आउट अगर आप 10 फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा n अपॉन पाई ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4। आपको पता है वो 1 होता है, 10 पाई बाय 4 1 होता है। ठीक है, इसको 1 लिखकर यानी आरएचएस वाले को 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n ग्रेटर देन पाई आएगा। असल में पाई जो है ना पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी यहां पर n ग्रेटर देन पाई मिला हमें। इसका मतलब n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन होना चाहिए 3.14 के, यानी n का मिनिमम वैल्यू 4 होगा अगर नेचुरल नंबर होना है तो, है ना। ये देखो यहां लिखा है नेचुरल नंबर, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है इसने कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा n का, वो 5 होगा, लेकिन हमने तो बोला कि वो 4 होगा। समझ रहे मेरी बात? 3.14 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है बच्चों, चलें आगे। क्वेश्चन 15 में क्या है, आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू √3/2 गिवन है और ये आंसर 1 आना चाहिए। तो देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे आप √3/2 यहां पर डालेंगे बच्चों तो साइन इनवर्स √3/2, मैं पहले ब्रैकेट को ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो साइन इनवर्स √3/2 का मतलब हुआ π/3, फिर कॉस इनवर्स √3/2 यानी π/6। ठीक है, अपॉन में 2 क्या आ गया ऊपर, ये 90/2, आगे 10 लगा हुआ है। 90/2 यानी समझे π/4, 10 π/4 यानी 1। तो इसने भी तो 1 ही बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलें आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं वहां पर क्या करना है। ये फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है बच्चों, 16 से लेकर 20 तक फिल इन द ब्लैंक्स। शुरू करते हैं। एंटी डेरिवेटिव, इनफैक्ट यहां पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये एंटी डेरिवेटिव होगा। तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है हमें 1/√4 - x² का, यानी इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों यहां पर। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा तो साइन इनवर्स x/2 + c। कौन सा फॉर्मूला? लेट मी राइट इट फॉर यू। ये वाला फॉर्मूला समझे क्या होता है ये? तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने ये आंसर लिखा। हमारे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक करना है, तो यहां +c पहले से ही है, यानी आपका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? साइन इनवर्स x/2। क्लियर है बच्चों? डन। चलें आगे। इसमें भी एक अल्टरनेटिव गिवन है बच्चों, तो अल्टरनेटिव में क्या है जरा इसको भी देख लो। साइन 3x का इंटीग्रल इज इक्वल टू ये गिवन है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। LHS वाले को इंटीग्रेट कर दो। साइन एंगल का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ कॉस एंगल, लेकिन एंगल तो लीनियर है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, उससे डिवाइड कर दो, प्लस c। ये आपका LHS वाला सिंप्लीफाई होकर ऐसा देगा, RHS में देखो ऐसा है, दोनों को कंपेयर कर लो तो k की वैल्यू आ जाएगी -1/3 बच्चों। ठीक है, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं अब इसमें क्या करना है। तो बच्चों 17th क्वेश्चन में बेसिकली आपको इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 गिवन है, तो आपको बताना है कि जो इंटीग्रैंड है वो किस टाइप का फंक्शन है। तो जरा चेक कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है यानी इंटीग्रैंड है, तो fx आपका क्या है बेटा? इट इज cos x log ऑफ 1 + x/1 - x। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन में x की जगह -x डाल दें, x की जगह -x, ध्यान से देखना कंसेप्ट क्या बता रहा हूं। तो cos ऑफ -x log ऑफ 1 प्लस x की जगह -x, तो ये ऐसे होगा और ये नीचे +x हो जाएगा। समझे आप लोग? ठीक है। अच्छा, ये cos ऑफ -x तो सिंपली cos x हो जाएगा बच्चों। और ये log वाले में क्या है ना, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आप इनको इंटरचेंज करेंगे, देखो ध्यान से देखना, log 1/m इज सेम एज -log m। ठीक है,
तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आप लोग। तो बेसिकली मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो अगर मैं माइनस लगाऊंगा, यहां लगा देता हूं माइनस, क्योंकि cos x तो मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और ऐसा करने के कारण ये नेगेटिव बाहर लगाया था मैंने, और ये पूरा cos x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यही आपका एफ एक्स है, यहां देख लो आप। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि उसमें वेरिएबल एक्स की जगह माइनस एक्स अगर रखा जाए, तो हमें जो फंक्शन एफ एक्स मिलेगा उसमें से नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा। देखो आपको यहां दिख रहा है ये नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये जो ऑड है वो आपको यहां ब्लैंक में फिल कर देना है। क्लियर है बच्चों? चलें आगे, समझे? बेसिकली यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यूज हुई है बच्चों। प्रॉपर्टी आप एक बार बुक में रेफर कर लेना। ठीक है, चलें आगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या बोला हुआ है, तो 18 क्वेश्चन में हमें ना एफ एक्स दिया हुआ है और बोला हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज अ। अब बेसिकली अब यहां फिल इन द ब्लैंक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन शायद हमसे सुनना चाहता है या क्या, जरा देख लेते हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स आएगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो हमेशा उसके लिए बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है ना, तो फिर स्ट्रिक्टली वर्ड को हटा देते हैं, तब क्या बोलते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर एफ डैश एक्स क्या है आपका, एफ डैश एक्स आपका सिर्फ ग्रेटर देन 0 आए, जैसे यहां पर आया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आए, तो हम बोलते हैं वो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ आ रही है? चलें आगे। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रिक्टली आंसर आएगा क्वेश्चन 18 का। यहां पर फिल इन द ब्लैंक में स्ट्रिक्टली आपको लिखना है। चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एज्यूम दैट द फंक्शन एफ एक्स हैव सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी सच दैट एफ डैश सी 0 है एंड एफ डबल डैश सी आपका पॉजिटिव है, तो एक्स इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। डबल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे पॉजिटिव हो वो पॉइंट उस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है बच्चों। क्लियर है ना? चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। तो अब यहां पर इसने बोला हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 2। आपको एक्स निकालना है। ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ बच्चों याद आया क्या होगा, ये होगा माइनस पाई बाय 6। नाउ दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 यानी 2 पाई बाय 3। मैंने साइन इनवर्स हटा दिया है, तो ये बन जाएगा साइन 2 पाई बाय 3। जिसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन पाई माइनस पाई बाय 3 यानी √3/2 बन जाएगा बेसिकली साइन पाई बाय 3। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, इस पूरे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? फिलहाल तो यहां मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो चलो बता देता हूं एक बार। साइन 2 पाई अपॉन 3 को मैंने ऐसे करके सॉल्व किया है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस। अब साइन पाई बाय 3 यानी √3/2। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा ना, साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। समझे आप लोग? ठीक है, ये माइनस पाई बाय 6 को इधर लाया था, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, एलसीएम ले लो, 2 पाई बाय 3 आएगा। साइन इनवर्स एक्स मतलब x इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। और साइन 2 पाई बाय 3 कैसे सॉल्व किया मैंने अभी बताया। ठीक है, टुकड़ों में तो समझा दिया मैंने, लेकिन वैसे मैंने जल्दी से कर दिया था। एक्चुअली 1 मार्कर है ना, जितना जल्दी करो उतना अच्छा है। सिर्फ आंसर से मतलब होता है 1 मार्कर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो अल्टरनेटिव है उसमें क्या करना है, आपको इस फंक्शन का ना डोमेन निकालना है। तो आपको याद होगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो होता है ना, ये तभी डिफाइंड होता है जब एक्स आपका इस इंटरवल से बिलोंग करे। यहां पर x की जगह है 2x, तो कहने का मतलब इस फंक्शन के लिए ये जो इनपुट यानी 2x है वो इस इंटरवल से होना चाहिए। पूरे में 2 से डिवाइड कर दो, देखो जरा ये ऐसे मिलेगा, और ऐसे मिलते ही बस बच्चों यही तो आपका डोमेन है। तो ब्लैंक में आपको यही फिल करना है, बस काम खत्म। तो सेक्शन ए के सॉल्यूशन तो हम लोगों ने कवर कर लिए बच्चों। अब सेक्शन बी का सॉल्यूशन भी करना है, सेक्शन सी का भी और सेक्शन डी का भी। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। क्वेश्चन भी अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, थोड़े समय में दिखने लगेंगे। अगली वीडियो में दिखने लगेंगे सॉल्यूशन के साथ। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल जाएगा। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को अपने हर क्लासमेट के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो को लाइक वो तो कर देना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब वो तो बनता है। थैंक यू।